मैं खड़ा हूँ उस जगह पर जहाँ से कोर्ट का ऑर्डर हुआ और 1.25 एकड़ ज़मीन है वो कब्रिस्तान के लिए गोवंडी को मिली। दावेदारी चल रही है गोवंडी के इलाके में। लोग अलग अलग जो लोग हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की लड़ाई जो है हमने लड़ी। किसी ने कहा कि सड़क से संसद तक, और किसी ने कहा, सबके अलग अलग जो है दावे हैं इसके ऊपर। उसी तरीके से एक पिटिशन हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि क्या दावेदारी इनकी है और ये क्या कुछ इसके ऊपर कहेंगे। सर बताइए कि जिस तरीके से अलग अलग लोग जो है दावा कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की लड़ाई हमने लड़ी, जो गोवंडी के जो स्थानिक लोग उनको कब्रिस्तान दिलाने का काम हमने किया है, वहीं अबू आसिम आज़मी ने भी इस चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि सड़क से लेकर के सांसद तक का जो है हमने कब्रिस्तान को दिलाने का काम किया है। इस बारे में कहीं ना कहीं आपकी भी आई है कि आपने जो है PIL दाखिल किया था, उसके ऊपर क्या सारी चीज़ें कहेंगे, कैसे लोग समझ सके इस चीज़ को? पहले मैं इस कॉन्वर्सेशन को एक शेर से शुरू करना चाहूँगा कि मेरा एतराज़ उनके होने का नहीं है, लेकिन मेरा एतराज़ उनके होने का नहीं है, लेकिन मेरा एहतजाज उनकी सियासत पर है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सियासत हो रही है, एट द फर्स्ट प्लेस कब्रिस्तान के मामले में किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि ये जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की जो जगह दी गई है वो लोगों के लिए दी गई है, तो उस पर किसी भी तरह की सियासत करना सरासर गलत है। और जहाँ तक रही कंट्रीब्यूशन की बात कि यहाँ पे किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ओपिनियन में ये जो लड़ाई है हम 5 साल से लड़ रहे हैं, और हम ही नहीं, हमारी टीम जो साथ में है, मुन्ना भाई, शमशेर भाई, और इसके अलावा NGOs हैं और बहुत सारी तंजीमें हैं, ट्रस्ट हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई पॉलिटिशियन है या किसी नेता ने यहाँ पे इस मामले में कंट्रीब्यूशन किया है। क्योंकि मैंने इसके पहले भी जब हमने बाइट्स दिए, जो लोगों को जब हमने इत्तला किया इस बारे में कि यहाँ की सिमेट्री की जगह डिलीट भी की गई थी, तो मतलब कब्रिस्तान की जगह यहाँ से डिलीट कर दी गई थी। तो ये जो डिलीशन की जो लड़ाई है उसको वापस से बहाल करने के लिए PILs फाइल की गई हैं 3, और उसके पहले रिट पिटिशन भी फाइल किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है, जो यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं और एडवोकेट्स हैं और जो बाकी के NGOs हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ की जगह कब्रिस्तान के लोगों के लिए, गोवंडी के लोगों के लिए दिलाने के लिए। तो जो दावे अलग अलग किए जा रहे हैं कि सड़क से सांसद तक की जो बात आ रही है सामने, उस पर क्या, कैसे आपके विचार रखेंगे? मेरा ऐसा कहना है कि अगर कोई ऐसा दावा करता है तो उनको इस बारे में खुलासा करना चाहिए कि कैसे संसद तक या सड़क तक ये लड़ाई लड़ी। वहाँ जहाँ तक मुझे पता है कि हमने तो कोशिश की हर एक जगह से, और ख़ास करके कोर्ट से इसको लड़ाई लड़ करके कब्रिस्तान की जगह लेने के लिए, और हमको इसमें कामयाबी मिली है और उसमें ऑर्डर्स भी पास हुए हैं। कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया है, म्यूनसिपल कमिश्नर के एफिडेविट्स फाइल हुए हैं। तो अगर किसी को साबित करना है कि उनका कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है उनको खुद बताना चाहिए। हमारे पास ऑर्डर की कॉपीज़ है, हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास PILs की कॉपी है, और टाइम एंड अगेन जो इसमें डायरेक्शन दिए हैं माननीय उच्च न्यायालय ने, और उस पर कॉरपोरेशन ने एक्शन लिया है, और स्टेट गवर्नमेंट ने मुस्लिम सिमेट्री रिजर्वेशन के लिए जो नोटिफिकेशंस लाए हैं सब हमारे पास हैं। और उसमें से नोटिफिकेशन से, एफिडेविट से साफ जाहिर होता है कि ये जो काम है, ये जो कोर्ट के थ्रू जो लड़ाई लड़ी गई है उसके द्वारा कामयाबी हासिल हुई है। तो जो कोर्ट की जो आप बता रहे हैं, जैसे कि सड़क से सांसद तक की बात सामने आ रही है, तो क्या विधानसभा में या सांसद में इस चीज़ को लेकर के कोई चर्चा हुई? देखिए, चर्चा हुई किसी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये कह दूं कि अगर चर्चा भी हुई है तो ये जो मामला है, ये मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन PIL पिटिशंस की तरफ से है, और सारी की सारी ऑर्डर्स कॉपी, एक नहीं 10 से 12 ऑर्डर्स की कॉपी है, मैं आपको बता दूं, और उसके एफर्ट से और लोगों के एफर्ट से, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के या कोई अगर पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है वो उनके पक्ष में है कि उनको बताना है कि उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब जिस तरीके से सांसद में या जो विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाई गई, उसका असर कोर्ट पे हुआ हो और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हो आप लोग के फेवर में? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता अमूमन। जनरली कोर्ट एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तरह काम करती है। कोर्ट पे किसी भी तरह का, माननीय उच्च न्यायालय या कोई भी कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट भी है, हायर कोर्ट भी है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया भी है, सुप्रीम कोर्ट पे किसी भी तरह का पॉलिटिकल दबाव नहीं होता है। जुडिशरी में जजेस अपने विवेक से, अपने चेतना से, अपने हुनर के हिसाब से काम करते हैं, और किसी भी तरह का विधानसभा में जो हो रहा है, मुझे लगता है दैट इज़ एन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी। वो लेजिस्लेटिव बॉडी इंडिपेंडेंटली काम करती है अपनी एम्बिट में,
जुडिशरी अपने एम्बिट में इंडिपेंडेंटली काम करती है और इंडिपेंडेंटली काम करते हुए हमारी पीआईएल का संज्ञान लेते हुए टाइम एंड अगेन ऑर्डर पास करते हुए मुझे लगता है कि ये सारे एफर्ट्स की वजह से और माननीय उच्च न्यायालय ने अपना भी उसमें प्रोएक्टिवनेस दिखाया, उन एफर्ट्स की वजह से आज ये कब्रिस्तान की जगह लोगों के लिए, गोंडी वासियों के लिए मिली है। कितने कब्रिस्तान है, कितना एरिया है? देखिए ये जो ट्रांजिट कैंप की जो जगह देख रहे हैं आप 2977 स्क्वायर मीटर की जगह है, जो लगभग 30,000 स्क्वायर फीट की जगह है। ये एक है जगह। दूसरा चंक ऑफ लैंड अगर आप देखेंगे, अगर आप कैमरा दिखाएंगे तो लेफ़्ट साइड में जो है जहाँ पे ये झोपड़पट्टियाँ हैं, ये 2264 स्क्वायर मीटर की जगह है, जो लगभग अगर दोनों जगह मिला ली जाए तो 5242 स्क्वायर मीटर की जगह है। ये एक जगह है। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली जो ऑर्डर पास हुआ था माननीय उच्च न्यायालय के पास 1 जुलाई 2024 को, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरे गोंडी वासियों को पता है कि रफ़ीनगर कब्रिस्तान में 200 करोड़ का खर्चा था, 200 करोड़ का कब्रिस्तान बनाने के लिए, जो कब्रिस्तान देने की बात हुई थी पीछे की तरफ में, जो पुराना कब्रिस्तान है उसके पीछे। अब आप सोचिए 200 करोड़ ये किसका है? टैक्स पेयर का पैसा है, वो खर्च करने वाली बात हो रही थी। कॉरपोरेशन ने बाकायदा पीआईएल में हलफनामा दायर किया और ये बताया कि यहाँ पे फीजिबिलिटी नहीं है, 200 करोड़ जो खर्च करने के बाद में यहाँ पे जगह नहीं दी जा सकती। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि यहाँ पे क्या बाइज्जत तदफीन हो सकती है। यहाँ के गोंडी कोई भी परिवार से आप पूछ लीजिए, किसी भी परिवार से, क्या हम अपने अजीज़ों की और अपने दोस्तों की जो तदफीन है वो क्या लीचेट में, सीपेज में और ऐसी जगह करना चाहेंगे जहाँ पे बाइज्जत तदफीन ना हो पाए? कोई भी नहीं कहेगा। और ये लड़ाई हमारी थी और इसीलिए वो लड़ाई में हमको जीत मिली। और उसका ऑल्टरनेट जो कब्रिस्तान है, मैं आपको बता दूं, कॉरपोरेशन ने बाकायदा एफिडेविट में बोला है कि नया डिपो है उसके बाजू में 28,000 स्क्वायर मीटर की जो जगह है उस पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट फाइल करनी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट फाइल करके वो कब्रिस्तान के लिए जगह गोंडी वासियों के लिए देने की बात चल रही है। और जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है, मैं आपको बता दूँ, नोटिफिकेशन ये जो कब्रिस्तान है ट्रांजिट कैंप का, उसमें भी पीआईएल का जिक्र है। जैसा कि आपने कहा कि जो असेंबली में होता है उसके बारे में जिक्र होता है, वहाँ से अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है क्या? वो बिल्कुल नहीं होता। कोर्ट की प्रक्रिया जो होती है, कोर्ट की प्रक्रिया के हिसाब से अगर कोई कोर्ट का डायरेक्शन होता है तो उसका सब उल्लेख पेपर्स में होता है। और आज पेपर में नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं। और ये पीआईएल के एफर्ट से, जो पीआईएल पिटिशनर्स हैं और जो लोग हैं यहाँ के, और जो लोग साथ में एनजीओज़ और सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं, उनके एफर्ट से ये सब हो रहा है। तो फिर ये सड़क से सांसद तक की बात कैसे लोगों में आ रही है? जैसे कि मैंने कह दिया है कि अगर कोई इसका दावा करता है तो उनको खुद क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता। अच्छा, क्या लगता है आपको कि एक मुस्लिम समुदाय है, मरने के बाद तो मिट्टी मिलनी ही चाहिए और बाइज्जत मिलनी चाहिए, क्रेडिट लेना ज़रूरी है कि हमने करवाया या हमने करवाया? जी, ये आपने जो कहा कि ये कब्रिस्तान, सबसे पहले मैं ये कहना हूँ, कब्रिस्तान ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ हमें क्रेडिट लेना चाहिए। आज हम 2019 से इस एक टीम जो है, एक टीम नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी गोवंडी इस पर काम कर रहे हैं। गोवंडी के एनजीओज़, मदरसे, मस्जिदें और जो नौजवान तबका है पढ़ा लिखा, वो सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक कोई हम आके ये नहीं कहते कि हमने ये कब्रिस्तान दिलाया, वो किया। अभी तक, जहाँ तक आपने क्रेडिट लेने की बात की, मैं सबसे अहम चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो भी शख्स क्रेडिट ले रहा है उसको सबसे पहले यहाँ का ये नोटिफिकेशन उठाकर देखना चाहिए। उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि पीआईएल कर्ता के जो पीआईएल फाइल की गई है उसके कहने के मुताबिक और कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से ये जगह जो है कब्रिस्तान के लिए दी गई है। तो इसमें क्रेडिट के तो मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं अगर वो नोटिफिकेशन पढ़ लें। तो मुझे लगता है सबसे पहले उनको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए कब्रिस्तान का उठा के कि ये नोटिफिकेशन आया क्यों और किसके बनिस्बत, किसके कहने पर आया। तो ये जो लड़ाई थी आपकी, जो कोर्ट की आप जो लड़ाई कर रहे हैं, कि बहुत सारे मुस्लिम नेता है हमारे यहाँ पे, जैसे कि नवाब मलिक भी है, अबू वासिम आज़मी है और अलग अलग नेता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, किन लोगों ने आपको इसमें सपोर्ट किया? देखिए, आज कौन से नेता है, मैं नाम लेकर के पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया आप उनका नाम ले सकते हैं। जी देखिए, इस मामले में जहाँ तक मैं बताऊं कि नेताओं में हम किसी से हमने जो है इस मामले में मदद नहीं मिली नहीं, आप नहीं गए, आपने किसी नेता के पास, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाकर के कोई मदद की बात करी कि हमको आपसे मदद चाहिए, हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? नेता अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो नाम के लिए नहीं किया, कोई भी हो, मैं किसी का नाम उसमें जाहिर नहीं करूँगा,
और आमिर भाई एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमको कामयाबी मिली। इसमें ज़रूरी आवाम, मदरसे, यहाँ तक कि मंडल जो यहाँ के हैं वहाँ उनका भी सपोर्ट रहा और बिल्कुल वार्ड से बड़े अच्छा रिप्लाई गया। हमारे एमओएच फुंडे साहब, पुजारी साहब या जो भी टीम थी, अलका ससा ने जो भी रिप्लाई सही टाइम पर जाना था वो हमको वक्त पे मिला। अब हम जो है सही टाइम पर, मैं अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ। स्थानीय एमएलए का क्या यहाँ पे सपोर्ट रहा आपको? हमको नहीं रहा स्थानीय एमएलए का, हाँ कुछ लोगों का इंडिविजुअल रहा है, वो वक्त आने पर हम। अभी फिर वो जैसे कि बताया जा रहा है कि सड़क से सांसद तक की बात फिर कैसे आ रही है? हमारी जानकारी में नहीं, सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है। आप बता रहे हैं कि स्थानीय एमएलए का कोई सपोर्ट नहीं था, फिर हमारी कैसे? जानकारी में नहीं है। अच्छा, कोई पेपर वर्क वगैरह है ऐसा, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अगर रहा हो तो? नहीं, हमारी जानिस्ता में तो ये बात हमारे सामने नहीं है। और क्योंकि ये लड़ाई 5 साल से चल रही है, अगर इसमें कोई पेपर वर्क भी होता तो हमारी नज़र के सामने तो आता था। तो पिछले 5 सालों के लिटिगेशन में आज तक कोई ऐसा पेपर वर्क सामने आया नहीं है और न तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन आया है। और आप जैसे कि मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया है कि नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ अभी वाला नहीं है जिसमें कब्रिस्तान दिया गया है, इसके पहले वाला भी नोटिफिकेशन देखेंगे कि जब ये डिलीट कर दी गई थी कब्रिस्तान की जगह, तो अगर डिलीट होती है जगह तो उसके बाद भी किसने आवाज़ उठाई, देख लीजिए आप 5 साल के इंटरव्यूज़ के, आपके पास भी इंटरव्यू किए गए, किसने आवाज़ उठाई और किसने कहा कि यहाँ पे कब्रिस्तान देना चाहिए? किसी ने नहीं कहा। लेकिन हमने वो नोटिफिकेशन को चैलेंज किया कि डिलीट कैसे हुई। उसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, कोर्ट में इसकी बहस हुई और ये सवाल किया गया कि जब कब्रिस्तान के लिए जगह ये 30 सालों से है तो डिलीट क्यों की गई? उसके बाद में बहस होने के बाद में फिर ऑर्डर्स पास हुए, फिर स्टेट गवर्नमेंट हरकत में आई, कॉरपोरेशन को कहा गया कि यहाँ के जो बाकी के जो ट्रांजिट कैंप की जो जगह थी तोड़ा जाए इसको। बाकायदा ऑर्डर्स पास हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डर्स पास हैं। ये बाकी की जो ट्रांजिट कैंप की जगह तोड़ी गई और लास्ट ऑर्डर में फेंसिंग का भी ऑर्डर किया गया। जो यहाँ पे जो दिख रही है जगह ये पूरी, उसको घेराबंदी टेम्परेरी करने के लिए कहा गया है। और हलफनामा में म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा है पीआईएल में कि ये दिसंबर 2024 तक, मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, हलफनामा पीआईएल में फ़ाइल हुआ है, म्यूनसिपल कमिश्नर ने फ़ाइल किया है वो हलफनामा कि ये दिसंबर 2024 तक ट्रांजिट कैंप की जगह कब्रिस्तान के लिए दे दी जाएगी, हैंडओवर कर दी जाएगी। ये 5 सालों में कितना खर्च हुआ, पूरा टोटल पैसा? तो हमको अभी कंट्रीब्यूशन पूरा करके पूरा हिसाब अंदाज बताइए। अंदाज़ा देखिए, अंदाज़ा तो पहली बात तो ये जो था ना, प्रो बोनो मैटर था। प्रो बोनो मैं आपको बता दूं कि ये किसी मुफाद, प्रो बोनो मैटर क्या होता है, पब्लिक कैसे समझेगी? बिना किसी फीस के। दूसरी बात है अपना कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सबने किया है इसमें, जैसे शमशेर भाई, मुन्ना भाई और भी जो थोड़े बहुत जो एनजीओ वाले जो करना चाहते थे उन्होंने किया। अदरवाइज़ इसमें कंट्रीब्यूशन 3 ही 4 लोगों का है और उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। और कंट्रीब्यूशन करने के बाद में मे भी हो सकता है 2 लाख 3 लाख तो खर्चा कम से कम हुआ होगा, लेकिन तभी भी अभी हमने कोई अकाउंट्स नहीं किया है। लेकिन इसमें इंडिविजुअल खर्चा हमने काफ़ी किया है। लेकिन मैं बोलता हूँ मुद्दा खर्च वाला नहीं है, मुद्दा इंसाफ, खर्च वाला मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा ये चीज़ का है कि क्या स्थानिक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिला या स्थानिक एमएलए का इस पे सपोर्ट मिला या किसी और नेता का या किसी एमपी का इसके ऊपर सपोर्ट मिला, या लोगों ने जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया? लोकल लोगों ने नहीं, जो पीआईएल पिटिशनर्स हैं उनका। आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको ही उठना चाहिए, आप 3 ही लोगों को खड़ा होना चाहिए, आप तीनों को ही मरना है या आप तीनों को ही दफन होना है, ऐसा कुछ? मरने वाली बात नहीं है इसमें। मुझे लगता है अगर हक वाली बात होती है तो आवाज़ तो उठानी चाहिए। वो अगर मैं इंडिविजुअली उठाता या तो हमारी टीम उठाती। और इस बारे में पहली बात तो जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी चीज़ के लिए उठानी है आवाज़ तो सबसे पहला बेसिक क्या है उसका, आपको जानकारी होनी चाहिए। किसे ये जानकारी थी कि 2018 में गवर्नमेंट के पास एक प्रपोज़ल गया है कि ये जो जगह है वो कब्रिस्तान के लिए 1991 में डीसीआर में थी, लेकिन डिलीट करने के लिए दे दी गई। डिलीट हो गई थी या करवाई गई थी? प्रपोज़ल भेजा गया था डिलीट करने किसकी तरफ से? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी थी, कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट ने किसने अप्रोच किया कि डिलीट की जाए? देखिए, अप्रोच जो होता है ना, पहली बात तो ये प्लानिंग कमेटी का काम। प्लानिंग कमेटी तो किसी ना किसी पे आ रहा हूँ, प्लानिंग कमेटी का काम होता है और प्लानिंग कमेटी को लगता है कि ये जो जगह है वो कब्रिस्तान के लिए नहीं चाहिए। और प्लानिंग कमेटी का ऐसा था कि रफ़ीक नगर में एक बड़ी जगह दी जा रही, जो कचरे के ढेर और कचरे के अंबार में था, जहाँ बाइज़्ज़त तदफीन नहीं हो पा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि वहाँ की जगह बड़ी देने की वजह से यहाँ की जगह डिलीट करने के लिए दिया गया था। और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ साफ़ कर दूँ, उस समय
यहाँ पे कोई आर्किटेक्ट थे एलोरा करके, उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन डाला था कि यहाँ पे कब्रिस्तान की जो जगह है डिलीट होनी चाहिए थी। सिर्फ एक ऑब्जेक्शन। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को बेसिकली, जैसे मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ कि हमने क्यों फाइल किया, बेसिक लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे 2018 में कब्रिस्तान की जगह है और उसको डिलीट किया जा रहा है। लेकिन अगर हमको पता चली ये बात, अगर हमको पता चली तो जिम्मेदारी किसकी होती थी? एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस, नेता और जो दूसरे एनजीओज, उनकी भी जिम्मेदारी हो सकती थी। लेकिन एक वीडियो चल रही थी, उसमें साफ तरीके से किसी ने कहा है कि अबू वासिम आज़मी का ही हाथ है और उसको डिलीट कराने में। आप बता रहे हैं कि एलोरा कोई है आर्किटेक्चर उसका लगा हुआ था। मुझे नहीं पता उनका कनेक्शन क्या है इसमें, क्योंकि आप अगर कुछ मुझसे बुलवाना चाहते हैं किसी का कनेक्शन था, मुझे नहीं पता। मैंने जिसका ऑब्जेक्शन था मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। मतलब आपका कहना है कि एलोरा आर्किटेक्चर था, उसका था ऑब्जेक्शन का, और किसका? उसकी वजह से इसको डिलीट करने की प्रक्रिया चल रही थी। उनका ऑब्जेक्शन था कि यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह डिलीट की जाए। लेकिन जब हमको 2018 में पता चला तो किसी को और नहीं मालूम था। और इसमें देखो, लीगल नॉलेज भी होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ चीज़ें पता है तो आप उसको अप्रोच कैसे करो। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसमें या तो रिट पिटीशन फाइल करते या तो पीआईएल फाइल करते, क्योंकि ये मामला लोगों से जुड़ा हुआ था, कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ था, पब्लिक इन लार्ज वाला मामला था। तो हमने इसमें पीआईएल फाइल की। पीआईएल फाइल करके हमने अपना रिप्रेजेंटेशन डाला कि ये जो जगह है ये ऑलरेडी कब्रिस्तान के लिए थी, तो इसको डिलीट करने का मतलब नहीं। और मैं आपको एक साफ कर दूँ, जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा था, हमारी जो एकदम प्लीडिंग्स थी, हमने जो लिखा था रिप्रेजेंटेशन, हमने एकदम साफ़ किया था कि हमारी जो कब्रिस्तान की जो जगह हमको दी जाए, बिल्डिंग वगैरह, क्योंकि ऐसी भी बातें इसके पहले भी मैंने इंटरव्यू में साफ़ की है कि कब्रिस्तान के लिए जो जगह बची है उसके बारे में हमारी लड़ाई थी और उसी को लेकर के हम आगे बढ़े। आखिरकार होता क्या है, कॉरपोरेशन जैसे आप जानते हैं कि डायरेक्शन देती है कि आप इसके मामले में सुनवाई करो, म्यूनसिपल कमिश्नर के पास सुनवाई करो, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश था। फिर उसके बाद में जगह सिमेट्री के लिए आ जाती है नोटिफिकेशन के द्वारा, ये भी पीआईएल के ज़रिए आती है, ये भी पीआईएल के ज़रिए आती है। उसके बाद में कुछ महीनों बाद वो सिमेट्री के लिए जगह डिलीट कर दी जाती है और यहाँ पे पार्ट 2 लड़ाई चालू होती है पीआईएल में, जो कब्रिस्तान को डिलीट करने वाला मामला है, हम उसको लड़ते हैं। फिर आखिरकार 15 मार्च 2024 में ये कब्रिस्तान बहाल किया जाता है गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन द्वारा, और नोटिफिकेशन में पीआईएल के जो पीआईएल है उसका मेंशन होता है, उसके जो सारी प्रोसीडिंग है कोर्ट के डायरेक्शन का मेंशन होता है। तो मुझे लगता है ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी क्लियर है कि हम क्यों आगे आए और हमारे आने के बाद में किस तरह से कोर्ट का भी योगदान रहा, किस तरह से एनजीओज़ का योगदान रहा। एनजीओज़ का कैसे योगदान रहा मैं बताऊं। जब ये सारे मामले चल रहे थे तो फिर लेटर्स वगैरह हमने लिए, लेटर्स वगैरह उनके तरफ से भी हमने डाले कि देखिए जो जगह है ये पहले से कब्रिस्तान के लिए दी जानी चाहिए, और कब्रिस्तान के लिए उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अपने लेटर्स, अपना रिप्रेजेंटेशन उन्होंने भी फाइल किया। वो सारी की सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये जो बिल्डिंग बन रही है, क्या ये बिल्डिंग में एलोरा जो आप आर्किटेक्चर है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? देखो, उसका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। अब वो ऑब्जेक्शन जो वाली बात है वो काफ़ी साल पहले की है, 2017-18 की है। नहीं, इन्वॉल्वमेंट होगा प्रोजेक्ट में तब जाके, तो इसलिए मैंने नाम लिया ना, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। बात ये नहीं है कि ऑब्जेक्शन किसने लिया, बात मुद्दे वाली ये थी कि जैसा आपने पूछा कि हम लोग क्यों आगे आए, हमको ये पता चला कि ऑब्जेक्शन तो एक ने लिया है, सजेशन किसी ने नहीं दिया था। सजेशन तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस, नगर सेवक, जो भी नेता हैं, बहुत सारे लोग थे। सजेशन तो जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्शन पे ही ध्यान दें। सजेशन ऐसे भी जा सकते थे कि देखिए यहाँ पे कब्रिस्तान वाली जगह है, डिलीट हो रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कब्रिस्तान होना चाहिए। अच्छा, क्या मिला इस 5 साल की लड़ाई में, क्या मिला? हमें कब्रिस्तान मिला। एक कब्रिस्तान। कितनी जगह लगेगी आपको? अभी एक कब्रिस्तान, आपको दफन होने कितनी जगह लगेगी? मुझे दफन होने के लिए तो बस एक कब्र की जगह चाहिए। लेकिन असल जो है, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हम जो इस मामले के लिए आए, पीआईएल के लिए, पीआईएल क्यों फाइल हुई, रिट पिटीशन क्यों फाइल हुई, जब देवनार कब्रिस्तान सिर्फ एक ही था और बार बार बंद हो रहा था, और बंद होने की वजह से क्यों बंद हो रहा था, क्योंकि जगह की कमी। अभी भी बंद है?
हाँ अभी भी बंद है, जैसा कि आप जानते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों को दर बदर भटकना पड़ा था। रफ़ीक नगर कब्रिस्तान उस वक्त था नहीं, लोगों को छेड़ा नगर या फिर चीता कैंप या फिर बहुत सारे लोग नारियलवाड़ी और कुरैश नगर जाने के लिए मजबूर थे। तो ये सबसे बड़ी वजह थी हमारी कि उसके बाद मतलब हमारी कोशिशें ये शुरू हुई। मैंने सर से बात की और सर से गुफ्तगू की कि सर इस मामले में हमें वर्क करना चाहिए। तो सर ने फिर इस सारा डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। फिर मुन्ना भाई और अब्रार भाई हमसे जुड़े और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे डाटा कलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें फिर जो है कोर्ट तक हम लेकर गए, ताकि जो है गोवंडी की आवाम के लिए सिर्फ खिदमत के लिए कि यहाँ की आवाम को ये जो परेशानी हो रही है कि अपने जनाज़ों को लेकर, यानी एक घर में मैयत हो जाती है और मैयत होने के बाद वो निढाल होता है पूरा घर, और उसके बाद उसको तदफीन करने के लिए जगह नहीं, तदफीन करने के लिए उसको दर बदर भटकना पड़ रहा है। मतलब ये मैं तो कहता हूँ यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव फेलियर्स हैं यहाँ पर कि वो अपनी आवाम के लिए इतने सालों में भी कब्रिस्तान की जगह मुहैया नहीं करवा पाए। अभी कैसे रहेगी? जैसे 5 साल तो आपकी लड़ाई चली, अब आगे की लड़ाई कैसे रहेगी? हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। आप रिट पिटिशन आपको पता होगा कि अभी स्टार बिल्डर्स की तरफ से और यहाँ के जो सोसाइटी है, स्टार बिल्डर्स के कौन ओनर है? स्टार बिल्डर्स के ऑनर जो भी हैं वो हमें इस मुस्तकीम करके जो है नाम है उनका, तो सब जुडाइज है ये मैटर अभी कोर्ट में। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टार बिल्डर की तरफ से और न्यू भीमनगर सोसाइटी की तरफ से कब्रिस्तान को रोकने के लिए अभी भी जो है कोशिशें जारी है। रिट पिटीशन फाइल की गई है, लेकिन ये मामला अभी सब जुडाइज है, कोर्ट के सामने है। कोर्ट इसमें जो फैसला करेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमारी मांगे ये रहेगी कि यहाँ पर कब्रिस्तान दी जाए आवाम को, आवाम की ज़रूरत को महसूस करते हैं। तो ये थे एडवोकेट शमशेर और एडवोकेट अल्ताफ़, उनके साथ दिनार कब्रिस्तान के प्रेसिडेंट मुन्ना भाई भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। तो किस तरीके से जो सारी लड़ाई है, जो सीधा मामला है, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने आपके सामने रखा। इसी मुद्दे के ऊपर जो स्थानिक जो यहाँ के एमएलए है अबू आसिम आज़मी, उनसे भी बात की जाएगी, सोशल वर्कर से उनसे भी बात की जाएगी, समझा जाएगा कि असली हकदार कौन है और किसके क्या क्या दावे हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और इसके ऊपर क्या आपको जानकारी चाहिए।